नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को जमकर घेरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया। तमिलनाडु का मदुरै एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 2 रेलवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर दिया जोर। कहा, लागू करने का आ गया है समय, संसद बनाए कानून। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच देश भर में अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू। घरेलू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला। 100% सप्लाई रहेगी जारी। बिना रुकावट सप्लाई के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने पर जताई नाराजगी। तकनीकी खामियों को सुधारने का दिया निर्देश। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान। राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध। ग्यारहवें दिन भी संघर्ष की आग में धधकता रहा पश्चिम एशिया। पेंटागन ने मंगलवार को ईरान पर हमलों को बताया सबसे भयावह दिन। ईरान का जोरदार पलटवार। इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी और ईंधन टैंक पर हमले का दावा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। यह कदम मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण वैश्विक एलपीजी आपूर्ति में आई बाधा को लेकर उठाया गया है। सरकार प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण सुनिश्चित करने और उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। सभी रिफाइनरियों को अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और भारत के पास 70 से ज्यादा दिनों का भंडारण मौजूद है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन 10% बढ़ा दिया है। वैश्विक गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 जारी किया है। यह आदेश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2055 के तहत लागू किया गया है ताकि जरूरी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति लगातार बनी रहे। नए आदेश के मुताबिक घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम लोगों और सार्वजनिक परिवहन पर कोई असर न पड़े। उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत खपत के करीब 70% तक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उद्योगों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को उनकी औसत खपत का लगभग 80% गैस मिल सकेगी। वहीं चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का करीब 80% गैस दी जाएगी। सिटी गैस नेटवर्क से जुड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को लगभग 80% आपूर्ति मिलेगी। इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों की गैस आपूर्ति में करीब 35% तक की कटौती की जा सकती है। भारत पहले अपनी करीब 30% गैस हॉर्मुज के रास्ते प्राप्त करता था और अब कमी पूरी करने के लिए अन्य मार्गों से गैस खरीद रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की जरूरत पूरी करने के लिए पेट्रोकेमिकल इकाइयों, रिफाइनरियों और कुछ बिजली संयंत्रों की गैस आपूर्ति में जरूरत पड़ने पर कटौती की जा सकती है। आदेश के तहत तेल और प्राकृतिक गैस निगम, रिलायंस इंडस्ट्रीज और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों को गैस की आपूर्ति और वितरण के लिए नए ढांचे के तुरंत पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बीच वैश्विक तेल संकट के बावजूद भारत द्विपक्षीय समझौते के तहत बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति जारी रखेगा। मंगलवार को भारत से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए करीब 5000 टन डीजल बांग्लादेश भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये डीजल खेप तय कार्यक्रम के मुताबिक बुधवार दोपहर तक बांग्लादेश पहुंचने की उम्मीद है, जिससे पड़ोसी देश में ईंधन की आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाली एलएनजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके बाद केंद्र सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया जगत के प्रतिनिधियों के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को किफ़ायती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है, जिससे वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश में ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही वर्तमान वैश्विक तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद उद्योगों को भी 70 से 80% आपूर्ति मिलती रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में जोरदार चर्चा हुई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पर उन्हें बोलने के लिए समय न देने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी सहित एनडीए के दलों ने आसन की गरिमा को कम करने के लिए विपक्षी राजनीति की आलोचना की। चर्चा के दौरान संसदीय नियमों की बौछार भी देखने को मिली। बजट सत्र के दूसरे चरण में मंगलवार को विपक्ष द्वारा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। हालांकि ये चर्चा सोमवार से ही शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो सकी। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ सदस्य खुद को बहुत ज्ञानी मानते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह भी विपक्ष तय करना चाहता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी जानते हैं कि स्पीकर निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और विपक्ष के सभी आरोप निराधार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शेरो शायरी के अंदाज में भी विपक्ष पर खूब हमला किया। स्पीकर ओम बिरला जी का नेतृत्व में टोटल दिया है अभी तक 321 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सरकार के एमपीज को दिए हैं, 321। और अपोजिशन पार्टी को, ओम बिरला जी के नेतृत्व में अपोजिशन पार्टी को टोटल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अवसर दिया है 364। ये पक्षपात है। हमारा संख्या ज्यादा है, सवाल पूछने के लिए ज्यादा आपको मौका देते हैं और आप कहते हैं स्पीकर पक्षपात करते हैं। स्पीकर का रोल भी ये लोग तय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुर्सी पे कौन बैठेगा ये भी ऑपोजिशन तय करना चाहते हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पीकर का रोल भी इन लोग लेकर के अपना अधिकार लेना चाहते हैं। कहना तो उनको चाहिए था। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो उनको कहना चाहिए था जो कांग्रेस वाले हैं, लेकिन मैं उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व के लिए मैं ही कह देता हूँ। कह दो सर, मुश्तर खैराबादी का ये लाइन है। मुश्तर खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जो मुगल का आखिरी रूलर, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्तए गुबार हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। एनडीए गठबंधन में जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी विपक्ष को घेरा।
संसद को राजनीतिक नाटक का मंच बनने नहीं दिया जा सकता है, राजनीतिक मंच नहीं बन सकता है। यह भारत की जनता को इससे पीड़ा होती है जब आप सदन को राजनीतिक नाटक का मंच बना देते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध हैं, इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उसका उन्हें दुख भी है। साथ ही उन्होंने सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देने का भी आरोप लगाया। व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं। लोकसभा में मंगलवार से शुरू हुई चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच जारी क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने हालात पर करीबी नजर रखने और आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर लगातार भारत सरकार इस क्षेत्र के अनेक देशों के प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों से लगातार संपर्क में है। अरागची से हुई बातचीत पर ताजा घटनाक्रम से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत के दौरान विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, अगर देखें तो जिस तरीके से भारत सरकार लगातार इस पश्चिम एशिया के जुड़े हुए सभी देशों, खासकर ईरान और आसपास के क्षेत्रों के राष्ट्राध्यक्षों, विदेश मंत्रियों, प्रमुख नेताओं से संपर्क में है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बात किया है विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से। निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम और साथ ही साथ लगातार जो ये वहाँ पर पश्चिम एशिया की बात है। कल के अगर संसद के बयान को भी देखें तो संसद में भारत ने स्पष्ट किया था, विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया था कि संवाद और कूटनीति के जरिए हर मसले का हल हो। तो कितना महत्वपूर्ण अगर देखें जारी संघर्ष के लिहाज से, अखिलेश सुमन? हाँ, देखिए सच में ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए दोनों ही एशिया के देश हैं। ईरान और भारत दोनों के एक दूसरे के बीच में संबंध बहुत ही बेहतर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अचानक ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, जो वार जैसी स्थिति बनी हुई है, वार हो रहा है ईरान और एक तरफ और उसके अलावा इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ, तो ये बहुत ही मसला इतना संवेदनशील है कि इसमें सभी पक्षों को अगर बातचीत करके कोई सहमति न बनाएंगे तो ये बहुत बड़े संघर्ष में, क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईरान रणनीतिक तौर पे मध्य पूर्व के देशों पर हमले कर रहा है, कहने को तो है कि वो अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो है वहाँ के नागरिक लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पे भारत के लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे भारत के लोग विभिन्न एयरपोर्टों पे फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को अपने हित को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो तेल और गैस की आपूर्ति है, जो हार्मुज जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो तेल और गैस की आपूर्ति होती है भारत को, वो भी रुका पड़ा है। करीब करीब 36 हमारे जो है शिप जो है वो हार्मुज के खाड़ी के आसपास फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक जो आज बात हुई है फोन पे, तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और इसमें माना ये जा रहा है कि इसमें सभी मसलों पे न सिर्फ संघर्ष को रोकने के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग को अपनाने की बात, बल्कि जो स्थिति है कि तेल और गैस की आपूर्ति न रुके, इस पर भी निश्चित तौर पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और उसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने का उन्होंने कहा है। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है कि
लड़ाई जिसके साथ है उसके साथ लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के सभी देशों के लड़ाई में शामिल कर लेना चाहिए। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है आज, और आशा की जाती है कि जिस तरीके से ईरान अन्य देशों के साथ भी बात कर रहा है, यह एक सकारात्मक बात है। और खास करके तब जब आज अमेरिका ने एक धमकी दी है कि सबसे बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा ईरान के ऊपर, तो ऐसे में मुझे लगता है कि दुनिया के अन्य देश भी सक्रिय हुए हैं और कोशिश ये हो रही है कि कोई रास्ता, कुछ न कुछ शांति का रास्ता कुछ न कुछ निकाला जाए। जी अश्विनी जी, निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची के बीच बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है और साथ ही साथ हालात पर करीबी नज़र रखते हुए आगे संपर्क में बने रहने की बात कही गई है। बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में विपक्ष के हंगामे के बावजूद आज विधायी कामकाज भी देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्षी दलों के शोर शराबे पर बीजेपी ने हमला बोला। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में तकरार देखने को मिली तो ममता सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा भी उठा। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पूछे गए सवालों का मंत्रियों ने जवाब दिया। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सदन की मर्यादा भंग करने और चर्चा से भागने का गंभीर आरोप लगाया। विपक्ष ने राज्यसभा में पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा उठाया और चर्चा करने की मांग की, जिस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने करारा प्रहार करते हुए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर राज्य में अराजकता फैलाने और देश की राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। Yesterday, the leader of the house very eloquently spoke about electoral reform. All of us here are for electoral reform, sir, all of us. But the SIR which is being conducted by this completely unreliable chief election commissioner. The only state left is West Bengal, where the rules and regulations and the rule of the law has gone for a ride. They have no respect for democratic procedures. They have no respect for political norms. They don't believe in democratic activities, and they even threaten the judiciary. And recently, a lady chief minister has disrespected a lady president of India. उधर लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान कृषि से संबंधित सवालों के जवाब दिए। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। संसद में कई मौकों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिला, लेकिन राज्यसभा में दोपहर बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू कर दी गई। अनुज यादव और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट ने 8,80,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने के अलावा कई ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई और इसका फायदा बेहतर कनेक्टिविटी के तौर पर कई राज्यों को मिलेगा। मोदी सरकार ने रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख है 8,70,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया जाएगा और इसमें सामुदायिक भागीदारी पर मुख्य फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि सुजलम भारत नाम से एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क को लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन का पहला चरण करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा है। इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था
करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। एक अहम फैसले में कैबिनेट ने मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। मदुरई एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से न केवल विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार का यह फैसला शिक्षा और स्वास्थ्य हब के तौर पर मदुरई की भूमिका को और मजबूती देगा। आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। कैबिनेट के अन्य फैसलों में शामिल है पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर के बीच 111 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी। इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में 2,905 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में सैंथिया से पाकुड़ के बीच चौथी लाइन बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इस रूट की कुल लंबाई 81 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट को 1,569 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बदनावर और टिमरवानी के बीच 80 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 3,631 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अब तक 22 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें 51 रेलवे प्रोजेक्ट, 29 हाईवे प्रोजेक्ट, 10 मेट्रो प्रोजेक्ट और 5 नए एयरपोर्ट शामिल हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत की सीमा से लगे देशों से होने वाले निवेश को लेकर बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है। सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन करते हुए निवेश प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और तेज बनाने का फैसला किया है। नई नीति के तहत निवेश में बेनिफिशियल ओनर यानी वास्तविक मालिक की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंड तय किए गए हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 के अनुसार होंगे और निवेश करने वाली कंपनी के स्तर पर लागू किए जाएंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर सीमा से लगे देशों के निवेशकों की गैर नियंत्रक हिस्सेदारी 10% तक है तो ऐसे निवेश ऑटोमेटिक रूट के जरिए किए जा सकेंगे। हालांकि निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों को इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंटरनल ट्रेड को देनी होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स और सोलर सेक्टर से जुड़े पॉलीसिलिकॉन और वेफर जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में आने वाले निवेश प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा। ये व्यवस्था उन निवेशों पर लागू होगी जिन्हें प्रेस नोट 3 यानी PN3 के तहत सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई तकनीकों तक पहुंच आसान होगी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत होगी, जिससे देश को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों के मुताबिक मुस्लिम महिला के साथ भेदभाव बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका को एक बहुत अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर सिर्फ विधायिका को ही विचार करना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि संवेदनशील और व्यापक मुद्दे पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी विधायिका पर छोड़ी जाए, ताकि वो सभी पहलुओं पर विचार करके यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कानून बना सके। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मौकों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता पर अपनी सिफारिश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केरलम का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 10,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केरलम के एर्नाकुलम से राज्य को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। 10,800 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हैं। पीएम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे। इसकी क्षमता 400 किलोटन प्रतिवर्ष है। घरेलू पॉलीमर विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, आयात पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे, उनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 3 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन शामिल है। शोररूण जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनाशेरी स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहद लाभ होगा। स्टेशनों के पुनर्निर्माण में स्थानीय स्थापत्य कला को शामिल किया गया है। पीएम शोररूण नीलांबर रोड रेलवे लाइन की विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पालक्काड और पोल्लाची के बीच एक नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती देते हुए पीएम 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। NH 66 के थलापाडी चेंगला 6 लेन खंड और वेंगलम से रामन टटुकरा तक कोझिकोड 6 लेन बाईपास से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। We are totally happy on the occasion of the presence of our Prime Minister Shri Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केरल के दौरे पर रहेंगे और उनके इस दौरे से केरल में सड़क, रेल, ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे को नई मजबूती मिलने जा रही है। इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दक्षिण भारत के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लाड्डा में स्थित 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एर्नाकुलम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आ रहे तो इसलिए सब अपना कार्यकर्ता तो बहुत खुशी है। तो आप इधर देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता कितना जोर से अभी काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये दौरा खास अहम है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केरल में विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जाहिर है इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार तो होगा ही, साथ ही साथ पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने में भी खासी मदद मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत राज्य के विकास की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। शैलेंद्र मिश्र और दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री बुधवार को तमिलनाडु में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य में बेहद उत्साह है। बुधवार को तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार मिलेगा। पीएम तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाएं जिन क्षेत्रों से जुड़ी हैं उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे शामिल है। पीएम नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे। 3,680 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से 8.8 लाख से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन मिलेंगे। साथ ही 200 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस की आपूर्ति होगी और 201 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे। पीएम चेन्नई के मनाली में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 672,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मजबूत रेल कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हुए पीएम 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों, 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत सहित अन्य क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत करने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। पीएम राज्य में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही NH 81 पर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। हमारा प्रधानमंत्री कभी भी आएंगे तमिल कल्चर लेके, तमिल लैंग्वेज लेके, तमिल ट्रेडिशन लेके, तमिल प्राइड लेके
पूरा दुनिया तक पहुंच जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री पोंगल सेलिब्रेशन है, काशी तमिल संगम में तिरुकुरल का वर्ल्ड लेवल लेके गए थे। ऐसे हमारा प्रधानमंत्री कभी कभी इधर कभी भी आएंगे, उनका पूरा मन तमिल लोग के साथ जोड़ जाएंगे। हमारा लोग बहुत खुशी हो जाते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी का मिलने के लिए। कई हजार करोड़ की ये परियोजनाएं तमिलनाडु के आर्थिक विकास को तो गति देंगी, साथ साथ ही बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेंगी। इसके साथ साथ ही लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाएंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। कैमरामैन विमलेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, तिरुचिरापल्ली। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई में सीजेआई ने बंगाल सरकार पर नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। जो नाम सही पाए जाएंगे उन्हें सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कोलकाता में चुनावी तैयारियों पर बैठक की और निष्पक्ष हिंसा मुक्त चुनाव कराने का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया में बाहर किए गए लोगों की 10,16,000 आपत्तियों और दावों पर अब तक गौर किया है। सीजेआई ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। सीजेआई ने चुनाव आयोग को वेब पोर्टल से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन वोटरों के दावों को न्यायिक अधिकारियों ने सही पाया है, उनके नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के जरिए प्रकाशित किए जाने की मांग याचिकाकर्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखें, जिस पर वह उचित आदेश जारी करेंगे। सीजेआई ने ये भी कहा कि जिन दावों को न्यायिक अधिकारियों ने खारिज कर दिया है, उनकी अपील की सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज या जजों को नियुक्त किया जाए, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की 2 दिन चली समीक्षा बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में प्रेस वार्ता की। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है और इसका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र मतदाता ही मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने, जिससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। पश्चिम बंगाल के हर मतदाता को यह आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी कानून, नियम और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही काम करेगा और अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरने के दौरान एक पेंटिंग के जरिए ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। तो वहीं भाजपा ने दोहराया कि प्रदेश में एसआईआर पूरा होने के बाद ही चुनाव हो। नो एसआईआर नो वोट। वोट होने के पहले एसआईआर को कंप्लीट करना चाहिए। फॉर्म 7 का सुनानी वगैरह जो भी है सबको समाप्त करने के बाद ही निर्वाचन होगा। पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और चुनाव आयोग की तैयारियां बता रही हैं कि राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अपना धरना 5वें दिन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मतदाता सूची संशोधन के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने के आदेश के बाद वे विरोध प्रदर्शन को अस्थायी रूप से स्थगित करती हैं। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के मामले पर राहुल गांधी का समर्थन खुलकर सामने आया है।
कल एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को जायज ठहराते हुए उस पर खुशी भी जाहिर की। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। भारत में सफलतापूर्वक आयोजित जिस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की पूरी दुनिया में तारीफ हुई, उसकी धज्जियां उड़ाने में राहुल गांधी की यूथ टीम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस मामले में अपने टीम की गलतियां मानने की बजाय राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी टीम की करतूतों को सपोर्ट किया। इस पर बीजेपी नेताओं ने जमकर खिंचाई की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता को अबोध युवराज बताते हुए कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान से साबित कर दिया कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कपड़े उतारकर जो प्रदर्शन किया था, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर राहुल गांधी थे और उनके आवाज पर ही इसकी साजिश रची गई थी। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। जिस प्रकार की कुटिलता भरी मुस्कुराहट, जिस प्रकार की अहंकार से भरा हुआ मुस्कुराहट उनका था और जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे वाक्य को रखा, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सिहरन पैदा करता है। टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इन्फॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विवादित प्रदर्शन का समर्थन किया और उस पर गर्व जताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बड़े गर्व से कहा, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। जरा सोचिए, जब दुनिया भर के टॉप तकनीकी एक्सपर्ट्स, नीति निर्माता और इनोवेटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका अराजकता और अशोभनीय प्रदर्शन है। गौरतलब है कि एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी निंदा की थी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी तीखी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन को अशोभनीय बताया था। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ से मुलाकात की। इस दौरान डिल्मा रूसेफ ने भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए मजबूत आधारशिला कहा और उन्होंने कहा कि एनडीबी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने भारत की सफल पहल जैसे परिवहन प्रणाली का एकीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को प्रदर्शित करने की इच्छा जताई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंक वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर न केवल हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि शहरी विकास और योजना में नवाचारी समाधान प्रदान कर सकते हैं। बैठक में निजी क्षेत्र और एनडीबी के बीच गहरी भागीदारी, निजी पूंजी जुटाने की आवश्यकता, बैंक को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और भारत एनडीबी साझेदारी को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें फिक्की इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव को संबोधित किया।
साथ ही फिक्की नॉलेज रिपोर्ट का भी उन्होंने अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयास करने वाले उद्योगों को 6 अलग अलग श्रेणियों में 13वें फिक्की जल पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने सभी को मिलकर जल संरक्षण अभियान को जन अभियान बनाने का आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, जल जीवन मिशन हो, रिवर लिंकिंग हो, जल संचय जन भागीदारी की बात हो, इस सभी के ऊपर हमने उनके साथ डिटेल में चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि जो लोग पहले से ही जल संचय के लिए काम कर रहे हैं, रीयूज के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके साथ चर्चा करने में हमें भी आनंद आया और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो सफल करने में इनका सहयोग मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल से समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने जिले को करीब 569 करोड़ रुपए की 213 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें 84 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 129 तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। ये योजनाएं सड़क, भवन, सिंचाई और शहरी विकास से जुड़ी हैं, जिनसे इलाके के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में विकास कार्य नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और विकास के कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने सुपौल के साथ मधेपुरा का भी दौरा किया और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई जिलों के विकास योजनाओं का निरीक्षण और लोकार्पण करेंगे। हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पहले का था। जब से हम लोगों का काम शुरू हुआ तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एयरपोर्ट, मेट्रो सहित देश के कई अहम इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। आज़ादी के 22 साल बाद CISF की स्थापना हुई थी और आज ये देश की सबसे भरोसेमंद सुरक्षा बलों में से एक बन चुका है। CISF ने आज अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। देश के कई अहम संस्थानों और महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा में एक ऐसा बल लगातार तैनात रहता है जिसका नाम है CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसे पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। इसका मुख्य काम देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा करना है। जहां भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, वहीं CISF गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। देश के ज्यादातर हवाई अड्डों, मेट्रो नेटवर्क, बंदरगाहों और कई अहम जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के जवान संभालते हैं। आजादी के 22 साल बाद 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना देश के सार्वजनिक उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों की सुरक्षा के लिए की गई थी। समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और आज ये देश के सबसे अहम सुरक्षा बलों में शामिल है। आज CISF में करीब 2 लाख से अधिक जवान और अधिकारी काम कर रहे हैं। शुरुआत में इस बल में करीब 3129 कर्मी थे। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी और अब ये देश के सबसे अहम सुरक्षा बलों में से एक है। आज लगभग 2 लाख से ज्यादा जवान और अधिकारी CISF में तैनात हैं। CISF आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में समारोह आयोजित किए जाते हैं जिसमें जवानों की उपलब्धियों को याद किया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। 6 मार्च को ओडिशा के मुंडली में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने CISF के योगदान की सराहना की। इस मौके पर अमित शाह ने कामरूप, नासिक और सीहोर में CISF के 3 नए आवासीय परिसर का शिलान्यास किया। साथ ही रजरहाट और दिल्ली में 2 नए CISF रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना CISF के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, CISF हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर
मजबूती से खड़ी है। अगर सीआईएसएफ की जिम्मेदारियों की बात करें तो इसके जवान देश भर में सैकड़ों महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात है। सीआईएसएफ के जवान देश के 70 से ज्यादा हवाई अड्डों, बंदरगाहों, पावर प्लांट्स, परमाणु संयंत्रों, अंतरिक्ष संस्थानों और बड़े औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा करते हैं। संसद भवन, सरकारी इमारतें, दिल्ली मेट्रो और ताजमहल, लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ के पास है। इसके अलावा सीआईएसएफ का फायर विंग आग जैसी आपात स्थितियों से निपटता है। साथ ही ये बल बड़े संस्थानों को सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेवाएं भी देता है। आज सीआईएसएफ देश के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों में से एक बन चुका है। महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा से लेकर आम लोगों की सुरक्षा तक में इस बल की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अनुशासन, सतर्कता और समर्पण के साथ सीआईएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में अहम योगदान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने गोवा के तट पर P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के 4 सफल परीक्षण किए। ये कंटेनर 150 किलोग्राम तक पेलोड समुद्र तट से दूर समुद्र में तैनात नौसेना के जहाज़ों तक पहुंचाने में सक्षम है। इस परियोजना में नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम ने नोडल भूमिका निभाई, जबकि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा ने पैराशूट सिस्टम विकसित करना। साथ ही सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन बेंगलुरु ने उड़ान की मंजूरी और प्रमाणन प्रदान किया। डीआरडीओ ने बताया कि सभी परीक्षण सफल रहे और ADC-150 जल्द ही नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दिल्ली के आउटरनार जिले में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बवाना हत्याकांड के 2 आरोपियों मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे को पुलिस ने दबोच लिया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय सिंह ने बताया कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच जारी है। हमारे वांटेड क्रिमिनल हैं, वो जो भागे हुए हैं हमारे एक सेंसेशनल मर्डर केस में। उनके नाम इनके सामने आए तो उसके लिए इन्होंने ट्रैप लगाया अपनी टीम के साथ। और लास्ट नाइट एनकाउंटर में जो है, ड्यूरिंग एनकाउंटर लास्ट हुआ है उनका 2 वांटेड क्रिमिनल, जिनके बाद में नाम पता चले मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे, ये पकड़े गए हैं। और इन्होंने जो है पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जो है फायर किया। जब उनको ओवरपावर करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया, तो सेल्फ डिफेंस में भी इन्होंने फायर किया और उनको ओवरपावर किया। अभी फिलहाल ये दोनों इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या पश्चिम एशिया में ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने के फैसले के बाद अमेरिका बैकफुट पे आ गया है, या फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अमेरिका अब इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है? ऐसे कई सवाल इस समय इलाके में माहौल को देखते हुए पूछे जा रहे हैं। और इस सबके बीच अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले और बढ़ा रहे हैं। और वहीं ईरान की बदले की कार्रवाई से इजराइल और खाड़ी के देश सहित पूरी दुनिया में हालात बिगड़ने लगे। जंग के 11वें दिन भी दोनों तरफ से बरसते बम, बारूद और मिसाइल व ड्रोन के बीच आक्रामक बयानबाजियों के जरिए एक दूसरे के मनोबल पर भी चोट करने की कोशिश जारी है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि ईरान के खिलाफ युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर पलटवार करते हुए ईरान ने कहा कि युद्ध अमेरिका नहीं, तेहरान खत्म करेगा। IRGC ने दावा किया कि इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब पूरी तरह से तेहरान के हाथ में है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ईरान अमेरिकी हमलों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आपूर्ति को रोक रखा है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने ईरान को 10 गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की धमकी दी।
ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ऐसे किसी दबाव और धमकियों में आने वाला नहीं है। इस बीच ईरान ने खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से उन्हीं देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी जो अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को निष्कासित करेंगे। ईरान ने कहा है कि होर्मुज से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। जबकि ट्रंप के युद्ध खत्म होने के बयान का शेयर बाजारों पर सकारात्मक असर देखने को मिला। वहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उस पर नियंत्रण लेने का विचार कर रहा है और वो बहुत कुछ कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष से फोन पर बात भी की। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसे रास्ते से गुजरती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान इधर से गुजरने वाले तेल टैंकर और जहाजों पर व्यावसायिक शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान संघर्ष में मध्यस्थता करने और तनाव कम करने के लिए विभिन्न विकल्प पेश किए हैं और ये प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। उधर तेहरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला लगातार जारी है। तेहरान से उठते धुएं सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली हमलों से ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने फिर दोहराया कि इजराइल का लक्ष्य ईरानी जनता को मौजूदा सरकार के अत्याचार और दमन से मुक्त कराना है। हालांकि ये फैसला वहां की जनता को खुद करना होगा। इस बीच ईरान ने अपने तेल डिपो पर हुए हमलों के जवाब में इजराइल के हाइफा में स्थित रिफाइनरी और ईंधन भंडारण स्थलों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। बहरीन में भी ईरानी हमला जारी है। इस बीच इराक ने अमेरिका से कहा है कि उसकी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन हो रहा है। 8 मार्च से शुरू हुए इस आयोजन के पहले 3 दिन तक चले क्लासिफिकेशन राउंड में भारत की ओर से 74 नए पैरा एथलीट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए योग्यता हासिल की है। इस बीच मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने बड़ी संख्या में भारतीय पैरा खिलाड़ियों के क्लासिफिकेशन को लेकर अपनी खुशी जाहिर किया और इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में 8 देशों के पैरा खिलाड़ी 13 तारीख तक अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स न्यू दिल्ली में हो रही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू क्लासिफिकेशन खिलाड़ी, हमारे नए खिलाड़ी, उनकी क्लासिफिकेशन करवाना। यहाँ पे 74 नए खिलाड़ियों की क्लासिफिकेशन हुई है। वो पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच चाहिए। एक समय होता था जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे और हमें एक ग्रांड प्रिक्स में 3 या 4 खिलाड़ियों को ही कोटा मिलता था क्लासिफिकेशन का। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम इंडिया में टूर्नामेंट करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन करवा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है क्योंकि इसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है, जिसके लिए पहले उनको विदेश जाना पड़ता था और काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब क्योंकि ये साई और पीसीआई का ये जो एक आयोजन है ये बहुत सराहनीय है और साथ में ये हमें एक मौका देता है अपना कौशल भी दिखाने को पूरे विश्व में कि हम भारत में होके हम उनके लिए भी इस तरह का बेहतरीन आयोजन कर सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवाल का समापन मंगलवार को हुआ। कार्निवाल के आखिरी दिन फिटनेस से जुड़े कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आयोजन कर हर उम्र के लोगों के बीच फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाया गया। कार्निवाल का उद्देश्य फिटनेस गतिविधियों और खेलों के माध्यम से महिलाओं के बीच फिटनेस को बढ़ावा देना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था फिट इंडिया मूवमेंट, जिसको हमारे माननीय मंत्री जी ने आगे बढ़ाया। इसी सीरीज़ में हमने लास्ट ईयर एक फर्स्ट फिट इंडिया कार्निवल किया, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों से मिला। आइडिया ये था कि फिटनेस को एक मूवमेंट की तरह लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी फिटनेस को घर पे अपने फिटनेस वाली एक्टिविटी कर सकें। उसी संदर्भ में हमने ये 2nd एडिशन किया और ऑर्गेनाइज़ किया और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस बार भी मिला। हमने कोशिश की लोगों को बताने की कि कैसे वो अपने घर के कामों से, अपने रोज़मर्रा के रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें करके फिटनेस अपने रूटीन में ला सकते हैं।
और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन किया गया है और टूर्नामेंट के बड़ी संख्या में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने क्लासिफिकेशन राउंड को पार किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका और किस तरीके से हमारे पैरालंपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विशेष अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। देखिए खास बातचीत हमारे संवाददाता सुशील कुमार की इस समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया से। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री को लेकर मंच सज चुका है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दुनिया भर के एथलीट अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस वक्त मेरे साथ भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई इस शानदार कार्यक्रम के लिए। क्या कहना चाहेंगे लगातार दूसरी बार इस बड़े आयोजन को लेकर? हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू क्लासिफिकेशन खिलाड़ी, हमारे नए खिलाड़ी, उनकी क्लासिफिकेशन करवाना। यहाँ पे 74 नए खिलाड़ियों की क्लासिफिकेशन हुई है। वो पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच चाहिए। एक समय होता था जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे और हमें एक ग्रांड प्रिक्स में 3 या 4 खिलाड़ियों को ही कोटा मिलता था क्लासिफिकेशन का। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम इंडिया में टूर्नामेंट करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन करवा सकें, क्योंकि इंडिया बहुत बड़े स्तर पे ग्रो कर रहा है पैरा स्पोर्ट्स में। तो हमारे पास खिलाड़ी नए नए बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं। ये इवेंट हो रहा है, बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ है और जितने भी खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। क्लासिफिकेशन एक पैरा खिलाड़ी के लिए बड़ा अहम हिस्सा होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ही उस खिलाड़ी को एक योग्यता मिलती है जिसके आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करता है। सर, आने वाले समय में इस तरह के और आयोजन क्या हम भारत की धरती पर देख सकते हैं? आने वाले समय में हम और बड़े इवेंट करवाएंगे इंडिया में, क्योंकि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत अब दुनिया में लीडरशिप करे और उसमें स्पोर्ट्स की श्रेणी में भारत बहुत आगे बढ़ा है। ये उनका विजन है कि इस देश का युवा को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, मैं उनको मंच दूंगा, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो चाहे और भी कोई क्षेत्र हो, सब में वो यूथ आज इंडिया का वो ग्रो कर रहा है। पैरा के क्षेत्र में, पैरा खेलों के क्षेत्र में विकास है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये आमूलचूल बदलाव है और इस बदलाव का मैं श्रेय किसी एक व्यक्ति को दूँ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्योंकि जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों को लाना, एनसीओ ट्रेनिंग सेंटर खोलना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स करवाना, इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, बाहर जाकर के टॉप टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम में खिलाड़ी बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। जब आपको फैसिलिटी मिलती है और फैसिलिटी के साथ साथ आपको हौसला भी मिलता है तो वो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। तो ये थे देवेंद्र झाझरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश का नेतृत्व खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए खासा ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर्सनल लेवल पर एथलीटों को बढ़ावा दे रहे हैं, एथलीटों के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री जैसे आयोजनों में पैरा एथलीट अपना दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन में ये संख्या 74 तक पहुँच गई है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। नाम नहीं, एक पहचान है।